नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम कला संस्कृति की अगली कड़ी में कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। तो कल हमने 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे 26 नंबर से। हमारा 26वां प्रश्न है, 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया हुआ साफा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मोरठा, सेहरा, लांग या दातिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। जब हम किसी साफे में 2 बार रंग निकालकर बंदेज करते हैं तो वो साफा क्या कहलाता है? मोरठा। मोरठा से मिला जुला एक शब्द है जिसको क्या कहा जाता है? मोठड़ा। मोठड़ा और मोरठा इन दोनों में काफी फर्क है, ठीक है। ये साफा है और ये मोठड़ा क्या है? ये महिलाओं का एक वस्त्र है जो कहां पर पहना जाता है? सर्वाधिक इसका उपयोग जोधपुर में किया जाता है। ये कहाँ का फेमस है? जोधपुर। कौन सा वस्त्र? मोठड़ा। एक होता है लहरिया। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया है जयपुर का, ठीक है, और मोठड़ा है जोधपुर का। लहरिया के ऊपर ऐसी धारियां होती है, सिंगल धारियां होती हैं, और जब इन धारियों को आड़ी धारियां क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो इसे कहा जाता है मोठड़ा, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। जोधपुर में महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक प्रकार की ये चुनर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया हुआ साफा क्या कहलाता है? तो मोरठा कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कच्छाबू क्या है? पुरुषों का वस्त्र, छोटी लड़कियों का वस्त्र, पुरुषों की धोती या महिलाओं का घाघरा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले घाघरे को कच्छाबू कहा जाता है। और कौन सी महिलाओं द्वारा? आदिवासी महिलाओं द्वारा। आदिवासी महिलाओं द्वारा जो घाघरा पहना जाता है, और ये घाघरा पहना जाता है घुटनों तक। एक और घाघरा होता है, वो होता है एड़ी तक पहना जाने वाला। एड़ी तक जो घाघरा पहना जाता है वो जब महिलाएं घूमर नृत्य करती हैं तब 80 पलियों का घाघरा पहना जाता है। वो कहाँ तक होता है? वो एड़ियों तक होता है। और कच्छाबू जो घाघरा है वो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जो घुटने तक होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हम बात करें पुरुषों की धोती, ये तो आदिवासी महिलाओं का घाघरा कच्छाबू है, तो पुरुषों की, आदिवासी पुरुषों की धोती क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ठेपाड़ा। क्या कहलाती है? ठेपाड़ा कहलाती है। और जो तंग धोती होती है, आदिवासियों की तंग धोती होती है, इसको ठेपाड़ा कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण दांतों में पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है? लुंग, गेड़ी, रखन या मोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रखन आभूषण दांतों में पहना जाता है। और दांतों में भी कहां पर? दांतों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है, एक पतला सा, जिसको कहते हैं पत्थर। दांतों पर सोने या चांदी की पत्थर को चढ़ाना क्या कहलाता है? रखन। उसके अलावा हम बात करें, जो लुंग है वो कहाँ पर पहना जाता है? लुंग पहना जाता है कान में, ठीक है। गेड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तो गेड़ी सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण। और सिर में भी ये कहाँ पर पहना जाता है? तो एक रखड़ी नाम का आभूषण आता है, उसके ऊपर की तरफ लगाई जाती है गेड़ी, ठीक है। रखड़ी आभूषण का एक भाग है गेड़ी, जो सिर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है। उसके बाद हम बात करें मोड़, तो इस चीज का तो आपको पता ही होगा, विवाह के अवसर पर वर और वधू के सिर के ऊपर लगाई जाती है, उसको कहा जाता है मोड़। अगर हम बात करें लुंग की, तो लुंग पहना जाता है कान में। और अगर एग्जाम में ये आ जाए लौंग, तो लौंग कहां पर पहना जाएगा? लौंग पहना जाएगा नाक में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लौंग पहना जाता है नाक में, तो लुंग पहना जाता है कान में। कौन सा आभूषण दांतों में पहना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रखन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? तो इनमें से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? ठुस्सी, हमेल, थमन्यो या मेमंद? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो मेमंद आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? ये आभूषण पहना जाता है सिर पर। कहां पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। लेकिन ठुस्सी, हमेल और थमन्यो, ये तीनों आभूषण गले के हैं। अगर हम बात करें ठुस्सी की, तो ठुस्सी मारवाड़ में सेठानी जो होती हैं, सेठानियां होती हैं, उनका हार होता है, उसको कहा जाता है ठुस्सी। उसके बाद हम बात करें थमन्यो, सोने की लड़े होती है, उनको जोड़ जोड़ कर जो एक आभूषण मतलब हार बनाया जाता है, उसको कहा जाता है थमन्यो। उसके बाद हम बात करें हमेल। हमेल एक प्रकार का हार है जो गले में ही पहना जाता है, लेकिन ये शेखावटी की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विवाह के पश्चात वधु पक्ष द्वारा वधु की सास मतलब वर की माता, वधु की सास मतलब हो गई वर की माता के लिए भेंट उपहार भेजे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जात देना, मामाटा, पगधोई या टूंटिया? इसका आंसर हो जाएगा बी,
अगर हम बात करें जात देना, जात देना क्या कहलाता है? विवाह के पश्चात जब नव विवाहित जो वर वधु होते हैं वो मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है जात देना। उसके बाद हम बात करें पगधोई। पगधोई क्या कहलाती है? पगधोई जब विवाह के अवसर पर वधु के माता और पिता वर के पैरों को धोते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार के पहले जब वधु के माता पिता वर के पैर को धोते हैं विवाह के अवसर पर, उसको कहा जाता है पगधोई। और एक होता है टूंटिया। जब विवाह के अवसर पर वर पक्ष वाले बारात लेकर जाते हैं, उसके बाद वर पक्ष के घर पर ही महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं और खेल खेले जाते हैं उन्हें कहा जाता है टूंटिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो विवाह के पश्चात वधु पक्ष द्वारा जो वर की माता के लिए या वधु की सास के लिए जो भेंट उपहार भेजे जाते हैं उन्हें कहा जाता है मामाटा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रस्म विवाह संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरी पडला, जेवड़ो, बखेर या भात नूतना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें से जो बखेर रस्म है वो विवाह संबंधित नहीं है, ये मृत्यु संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है? जब मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकालते हैं तो उसके आगे खुले रुपयों या पैसों को उछाला जाता है, तो उसे कहा जाता है बखेर। अगर हम बात करें बरी पडला, बारात के समय वर पक्ष के घर से वधु के कपड़े और गहने आदि भेजे जाते हैं, तो वो कहलाती है बरी पडला। अगर हम बात करें जेवड़ों की, तो जेवड़ो तोरण के बाद जब दूल्हा तोरण मार लेता है उसके बाद जो दूल्हे की सासू होती है उसके द्वारा दूल्हे को बांधना, वो कहलाता है जेवड़ो। और अगर हम बात करें भात नूतना, तो भात नूतना को बत्तीसी भी कहा जाता है। बत्तीसी या भात नूतना क्या कहलाता है? तो वर और वधु पक्ष की जो माता होती है उनके द्वारा अपने पीहर के लोगों को न्योता दिया जाता है और पूर्ण सहयोग की कामना की जाती है, उसको कहा जाता है भात नूतना। कौन सी रस्म नहीं है जो विवाह संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सती होने वाली स्त्री के द्वारा दिए गए आदेश क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे? अणख, आन, लेन या पेसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो स्त्री सती होती थी, सती होने से पहले जो आदेश देती थी उनको कहा जाता था अणख। और जो सती द्वारा दिए जाने वाले अणख थे उनकी पालना करना पूरे परिवार का कर्तव्य होता था। सती होने का क्या कारण था? जो औरत सती नहीं होती थी उनको किसी भी शुभ अवसर पर नहीं बुलाया जाता था, नए वस्त्र भी पहनने नहीं दिए जाते थे, साथ ही उनसे रूखा सूखा व्यवहार करते थे लोग और दुर्व्यवहार करते थे। इस कारण से स्त्रियां पहले के जमाने में सती हो जाती थी, लेकिन अब इस प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लग चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि शासक प्रसन्न होकर दासी के पैरों में सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति दे देते थे तो वह क्या कहलाती थी? ओलंदी, पासवान, प्रमुख दासी या डावरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पासवान कहलाती थी। और कभी कभी शासक दासियों को स्वीकार कर लेते थे और अपनी पत्नी बना देते थे, उनको कहा जाता था पड़दायत। क्या कहा जाता था? पड़दायत। जब शासक अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है दासियों को तो उनको कहा जाता है पड़दायत, और उनके पैरों में सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति दे देता है तो वो कहलाते हैं पासवान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस में प्रचलित है? मीणा, गरासिया, सांसी या डामोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कुकड़ी रस्म का मतलब है सांसी जनजाति में जिस लड़की की शादी होने वाली है उसको शादी होने से पहले चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती थी, वो कहलाती थी कुकड़ी रस्म। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हरविलास शारदा ने या गोविंद गिरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गोविंद गिरी महाराज थे जो वागड़ के थे, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1883 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भीलों और गरासियों को एकत्र करना और एकत्र करने के साथ ही इनके अंदर भाईचारा व प्रेम को बढ़ाना। उसके साथ ही आदिवासियों में बुराइयां प्रचलित थी उनका अंत करना, झगड़ों का निपटारा करना और लाग बेगार आदि समस्याओं को सुलझाना। किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये था संप सभा का। ठीक है, जिसकी स्थापना की थी गोविंद गिरी महाराज ने 1883 में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक मीणा जनजाति वाला जिला है कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है? उदयपुर, जयपुर, सिरोही या डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सर्वाधिक मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं जयपुर में। अगर हम बात करें सर्वाधिक आदिवासी या भील जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उदयपुर में। अगर हम बात करें 1971 की,
तो 1971 की जनगणना के अनुसार और वर्तमान में क्या फेरबदल हुआ है, जो राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या थी 1971 में वो कितने प्रतिशत थी, 49.47%, और वर्तमान में कितनी हो गई है तो 47%। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घरासिया जनजाति में अनाज रखने की मिट्टी की कोठियों का निर्माण किया जाता है जो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मेलवी, बोरली, सोहरी या कोठरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। घरासिया जनजाति में अनाज रखने की जो मिट्टी की कोठियां बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है सोहरी। अगर हम बात करें घरासिया जनजाति की, घरासिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है गिराहिया, और ये शब्द है फारसी। फारस का एक शब्द है ग्रोह, जिससे उत्पत्ति हुई है गिराहिया, और उससे बना है शब्द घरासिया। साथ ही ग्रोह शब्द का जो अर्थ है वो है समूह में रहने वाला। और हम बात करें घरासिया, तो घरासिया जो शब्द है इसका अर्थ है वनवासी। अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने जो घरासिया शब्द की उत्पत्ति बताई है वो बताई है ग्वास से। किससे बताई है, ग्वास से, और इसका अर्थ होता है सर्वेंट। तो साथ में इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथोड़ी जनजाति मूल कहाँ की निवासी है, तो कहाँ की है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। कथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र की निवासी है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ये उदयपुर में निवास करती है। कहां पर निवास करती है, उदयपुर में। और उदयपुर में भी जाडोल, सराड़ा, कोटड़ा आदि पंचायत समिति में इनका निवास है। उसके अलावा हम बात करें तो ये राजस्थान के डूंगरपुर और झालावाड़ के साथ ही बारा में भी निवास करती है। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या है, कथोड़ी जो जनजाति है इनका मुख्य काम है खेर के जो वृक्ष होते हैं उनसे कत्था निकालना। कत्था निकालने का काम होता है, किसका होता है, कथोड़ी जनजाति का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, और कथोड़ी जनजाति से एक ना एक प्रश्न तो बनता ही है। ठीक है, ये बंदर का मांस खाती है। ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। ये प्रश्न भी कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकाई रस्म किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेव, सांसी, आदिवासी या डामोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो लोकाई रस्म है वो आदिवासी से संबंधित है। आदिवासी जो जनजाति है उसके अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो भोजन कराया जाता है, मृत्यु भोज, उसको कहा जाता है लोकाई, या इसको कहा जाता है कांदिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वंश भास्कर के रचयिता हैं कौन है, कवि श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा, जगजीवन भट्ट या सूर्यमल्ल मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा वंश भास्कर के जो रचयिता है वो है सूर्यमल्ल मिश्र। और ये सूर्यमल्ल मिश्र कौन थे, ये एक कवि थे जो बूंदी के शासक महाराव राम सिंह जी के कवि थे। बूंदी के शासक महाराव राम सिंह जी के दरबारी कवि थे जिनका नाम था सूर्यमल्ल मिश्र, और इन्होंने ही वंश भास्कर की रचना की। इसके साथ ही इनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं। वंश भास्कर के अलावा इन्होंने वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट और बल बुद्धि विलास आदि ग्रंथों की भी इन्होंने रचनाएं की थी। किन्होंने, सूर्यमल्ल मिश्र। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इनकी जो रचनाओं की खास बात है वो है इन्होंने पिंगल भाषा में लिखी थी। राजस्थान के पूर्वी भाग में पिंगल भाषा चलती है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा चलती है, डिंगल भाषा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से जोधपुर राज्य का गजेटियर ग्रंथ कहलाता है, कौन सा ग्रंथ है जो जोधपुर राज्य का गजेटियर कहलाता है, दयालदास ख्यात, मूर्णोत नैनसी ख्यात, मुंडियार ख्यात या बांकीदास ख्यात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूर्णोत नैनसी ख्यात, या इसको कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत मतलब इसको लिखा था मूर्णोत नैनसी ने, इसलिए इसको कहा जाता है मूर्णोत नैनसी ख्यात। और इसको जोधपुर राज्य का गजेटियर तो कहा ही जाता है, लेकिन इसी को राजस्थान का गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। किसका गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर भी मूर्णोत नैनसी ख्यात कहलाती है। अगर हम बात करें मूर्णोत नैनसी की, तो मूर्णोत नैनसी किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, और दरबार में कवि भी थे। साथ ही ये उस समय जोधपुर राज्य के दीवान बन गए थे। कौन बन गए थे, मूर्णोत नैनसी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता हैं कौन है, विजयदान देथा, पद्मनाभ, दलपति विजय या श्यामल दास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो कवि श्यामल दास थे वो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता है। ये वही वीर विनोद है
जिसके अंदर लिखा गया है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। और ये जो दरबारी कवि थे वो किसके थे? सज्जन सिंह जी के। और कब से कब तक थे? 1872 से 1884 में, ठीक है। और सज्जन सिंह जी के एकमात्र विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो श्यामल दास थे। और अगर हम बात करें प्रसिद्ध इतिहासकार, कौन? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा ये इनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? श्यामल दास के शिष्य थे गौरी शंकर ओझा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? जयपुर, टोंक, अजमेर या बारा? तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना की थी राजस्थान सरकार ने अरबी और फारसी साहित्य एवं शोध के विकास के लिए और अरबी फारसी भाषा के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए और इनके शोध के लिए इसकी स्थापना की थी। और इसी शोध संस्थान के अंदर औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान शरीफ, क्या है? आलमगीरी कुरान शरीफ कहां पर स्थित है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान में। और उसी के साथ ही शाहजहां द्वारा लिखित कुरान ए कलाम, कुरान ए कलाम जो शाहजहां ने लिखी थी, और आलमगीरी कुरान शरीफ जो औरंगजेब ने लिखी थी, ये दोनों कुरानें कहां पर स्थित है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान जो कहां पर स्थित है? टोंक में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डिंगल भाषा का है? तो कौन सा इनमें से? वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या राजरूपक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो राजरूपक ग्रंथ है वो डिंगल भाषा का नहीं है, ये है पिंगल भाषा का। वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो ये तीनों ही ग्रंथ डिंगल भाषा के। इसके अलावा हम बात करें वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, उसके अलावा हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, जितने भी रासो वाले ग्रंथ हैं, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है और पीछे रासो आ जाता है तो आपको करना है डिंगल भाषा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और राजरूपक जो ग्रंथ है वो पिंगल भाषा का है। अब डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल भाषा जो मारवाड़ की थी, कहाँ की थी? मारवाड़ में प्रचलित थी। और ये थी पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान में। मारवाड़ मतलब पश्चिमी राजस्थान। और इस भाषा पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव था। और पूर्वी राजस्थान में है तो उसके ऊपर कौन सी भाषा का प्रभाव रहेगा? उसके ऊपर रहेगा ब्रज भाषा का। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का प्रभाव रहेगा। और पूर्वी में है वो है पिंगल, और मारवाड़ में है वो है डिंगल। प से पूर्वी, प से पिंगल, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो पूर्वी भाषा है वो भाटों द्वारा यूज में ली जाती थी। और पश्चिम में कौन थे? चारण जाति, चारणों द्वारा यूज में ली जाती थी, वो थी डिंगल भाषा। और भाटों द्वारा यूज ली जाती थी, वो थी पिंगल भाषा। पिंगल भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। राजस्थान और ब्रज भाषा का मिश्रण था। और यहाँ पे मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा का मिश्रण था। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में, जो थी डिंगल भाषा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अहिरवटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अहिरवटी भाषा बोली जाती है। अगर हम बात करें दक्षिणी क्षेत्र की, तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है निमाड़ी और भीली बोली। कौन सी बोली? निमाड़ी और भीली बोली। अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन सा आता है? हाड़ौती क्षेत्र आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एमपी से सटा हुआ है, तो वहां पर रांगड़ी भाषा और मालवी भाषा, मालवा का पठार वहां पर है, ठीक। तो रांगड़ी और मालवी भाषा बोली जाती है दक्षिण पूर्वी भाग में। और पश्चिमी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठटकी, बीकानेरी, नागौरी और बागड़ी। ये सब कौन सी भाषाएं? तो पश्चिमी क्षेत्र की भाषाएं हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाड़ी और बागड़ी दोनों देखकर हमको दक्षिणी राजस्थान कर कर नहीं आना है एग्जाम में। भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है जिसमें पश्चिमी भाषाएं जो हैं उनके अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठटकी, बागड़ी, नागौरी और बीकानेरी, इन सभी भाषाओं को लिया गया है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थानी शब्दावली के अनुसार क्रमशः अर्गनी व अल्डाणों का सही अर्थ होगा, क्या होगा? गले लगना, चिखना। तो राजस्थानी भाषा में अंकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकसाल। और चिखना को क्या कहा जाता है? अल्डाणो। तो इसमें अल्डाणो तो राइट है, लेकिन
गले लगना गलत है। ठीक है, अंगूठा लगाना, अदृश्य रहना, तो अंगूठा लगाना राजस्थान में कहा जाता है अंगूठो लगनो, तो इसमें तो ये गलत हो गया। अदृश्य रहना को कहा जाता है असडीठ, क्या कहा जाता है? असडीठ, तो ये दोनों ही गलत हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी है हमारा कपड़े लटकाने की रस्सी और चीखना, तो कपड़े लटकाने की रस्सी को कहा जाता है राजस्थान में अरगनी और चीखने को कहा जाता है अल्डाणो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और अंदाजा लगाना तो उसको कहा जाता है अंदाजो और कार्यवाही को कहा जाता है अदम पैरवी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कपड़े लटकाने की रस्सी को कहा जाता है अरगनी और चीखने को कहा जाता है अल्डाणो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़ावन को सरकार द्वारा राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 1982, 1987, 1983 या 1981? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1982 के अंदर। और कब? 21 मई 1982 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा जो घोड़ावन पक्षी है उसको राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया। और आपको पता ही है ये विलुप्त तो होने की कगार में है। जो घोड़ावन है इसको राजस्थान में सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सोहन चिड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक राजस्थान में जो घोड़ावन पक्षी है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, एक तो राजस्थान का जिला है बारा के सोरसेन, और दूसरा पाया जाता है ये हमारे राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर को मिलाकर बनाया गया राष्ट्रीय मरु उद्यान। वैसे उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य है, लेकिन इसको उद्यान की उपमा दी गई है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला हो गया राजस्थान में बारा सोरसेन, दूसरा हो गया मरु उद्यान और तीसरा है अजमेर का सांकलिया गांव। ये 3 जगह घोड़ावन पक्षी सर्वाधिक पाया गया है। ठीक है, 1982 में राजस्थान सरकार द्वारा इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसको सोन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल व ध्रुव पोल किस किले के द्वार हैं? बटनेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जूनागढ़ दुर्ग है, उसके जो किले के द्वार हैं वही हैं ये दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल। अगर हम बात करें इसमें से सूरज पोल की, ये इंपॉर्टेंट पोल है। क्यों? क्योंकि यहीं पर राज सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? राज सिंह प्रशस्ति। और एक और चीज लगी हुई है यहाँ पर, जयमल और फत्ता की यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई थी, गजारूढ़। ठीक है, जिसको किसने हटवा दिया? इसको औरंगजेब ने हटवा दिया। ठीक है, 1590 के अंदर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां जयमल और फत्ता की लगी हुई थी, किसमें? जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल पर। लेकिन इसको हटा दिया 1690 में। किसने हटा दिया? औरंगजेब ने, और इनको तुड़वा दिया था। और ये चीज किसमें अंकित है? ये एक पुस्तक है जो फ्रांसीसी यात्री है, इसकी पुस्तक है द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने इनकी मूर्तियों को तुड़वा दिया था और ये सूरज पोल पर लगी हुई थी, और ये मूर्तियां जयमल और फत्ता की थी। जयमल फत्ता कौन थे? जयमल फत्ता वही थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में युद्ध करते हुए, कब हुआ था? 1568 में। 1568 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये थे चाचा और भतीजा। जो भतीजे थे वो थे कल्लाजी राठौड़ और जयमल थे वो इनके चाचा थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका सूरज पोल इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न फंस सकता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही जो सूरज पोल है वो पीले पत्थरों द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बागोर की हवेली किस जिले में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू या उदयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान के उदयपुर में गणगौर घाट के पास ही स्थित है और पिछोला झील के किनारे। कौन सी हवेली स्थित है? तो बागोर की हवेली। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अमरचंद बड़वा ने। और अमरचंद बड़वा कौन थे? उस समय के मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा, जिन्होंने बागोर हवेली का निर्माण पिछोला झील के किनारे और गणगौर घाट पर करवाया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतबीस देवरी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और कहां पर स्थित है? फतेह प्रकाश महल है उसके पास में स्थित है। और ये कब का बना हुआ है? 11वीं शताब्दी का। सतबीस देवरी मंदिर है वो 11वीं शताब्दी का बना हुआ है और इसमें 27 देवरियां हैं।
इसी कारण से इसको कहा जाता है सतबीस देवरी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।